बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन की तारीख पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात ना करने का फैसला किया गया है। सदर के खत पर जवाबी खत भिजवा दिया गया है। लिखा कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। जी हाँ, सदर तब इलेक्शन की तारीख देते अगर वो खुद असम्बलियाँ तहलील करते। उधर ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली है। ऐवान सदर ने वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात से माजरत कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि कौमी असम्बली आइन के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबात का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमिश्नर की सदर मुमलिकत से मुलाकात जरूरी नहीं। सेक्शन 57 ये कहता है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार पहले थे, लेकिन पार्लियामेंट्री एक्ट ने उसको हदफ कर दिया और वो सारे इख्तियार दे दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मारूफ माहिर कानून इरफान कादिर का भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला दुरुस्त है। सदर एक ही सूरत में इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं जहां वो अपनी सवाबदीद में असम्बली तहलील करेगा। सदर पाकिस्तान तारीख सिर्फ उसी सूरत में दे सकते हैं जहां सदर पाकिस्तान अपनी सवाबदीद में असम्बली डिसॉल्व करते हैं। जहां सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे पर असम्बली तहलील करें, वहाँ पे वो डेट नहीं दे सकते। वहाँ पे कोई जिक्र आइन में डेट देने का नहीं है। इस तरह के मामलात में इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो डेट देंगे। सदर से मुलाकात न करने और खत लिखने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया है। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। चीफ जस्टिस ने तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मअतली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। तोशाखाना फौजदारी केस के हतमी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने क्या वजूहात दी? ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा? लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए। सेशन कोर्ट ने इस अदालत के फैसले को नज़रअंदाज किया। अदालती दायरा इख्तियार का मामला पहले निपटाया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सजा मअतली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक़ दिफा ही नहीं दिया गया। रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई। ये मुख्तसर सज़ा है और बगैर नोटिस भी मअतल हो जाती है। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मअतली और जमानत पर रिहाई के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। ये इजाजतनामा दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया। फैसले में बहुत खामियां हैं। सेशन कोर्ट डायरेक्ट ये केस नहीं सुन सकती थी। इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने ट्रायल कोर्ट का मुतल्लिका फैसला पढ़ते हुए कहा कि सेशन जज ने हमारे चारों गवाहान को गैर मुतल्लिका करार दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ट्रायल जज ने गलत किया कि अपने पहले से कलअदम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जल्दी में तो ऐसा ही होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेरे इल्तवा था। सिंगल बेंच में भी इनकी पिटीशन ज़ेरे इल्तवा थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फिर सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये बेंच सैंडविच बन गया। वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए कलील मुद्दत देने का शिकवा करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने गोश्वारों में 4 बकरियां जाहिर की, लेकिन बाकी मुतल्लिका चीजें जाहिर नहीं की। ये टैक्स रिटर्न का नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। वकील अमजद परवेज ने केस में स्टेट को भी नोटिस जारी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कम दुरानिये की सजा में बगैर नोटिस भी सजा मुअत्तल हो जाती है। अदालत ने सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत जुमे के सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करते हुए वकील इलेक्शन कमीशन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चल रही है। मुमकिन है अदालत रिलीफ दे दे।
چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو 28 اگست کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ مناسب ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر فیصلے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل سہولیات کی رپورٹ طلب کرنے پر مریم نواز کا ریاکشن سامنے آ گیا۔ کہا چیف جسٹس صاحب، نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں بغیر قصور سخت سزائیں سنائی گئی، کیا اس وقت اس طرح کا کوئی سوال آپ نے پوچھا تھا یا یہ سب آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ہی یاد آتا ہے؟ پچھلی بار توشہ خانہ چور کو ریسٹ ہاؤس شفٹ کیا، اس بار ہوٹل کیسا رہے گا؟ جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہتر حالت میں رکھا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، عام انتخابات کے لیے حمایت کی یقین دہانی۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈونلڈ بلوم نے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر گفتگو کی۔ شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب عوام کا کام ہے۔ امریکہ تعلقات وسیع کرنے کے لیے منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ عام انتخابات پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز۔ بیرسٹر علی ظفر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ بیرسٹر علی ظفر اور بابر اوان کا کہنا ہے حلقہ بندیاں نہیں، 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن مہم کے دوران پارٹی پرچم لہرانے کی اجازت دی جائے۔ ادھر مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جے یو آئی کے رہنما بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے۔ جے یو آئی نے بلوچستان میں انتخابی حلقے بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی پھر الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور جے یو آئی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے شیڈول سے متعلق سیاسی جماعتوں سے باضابطہ مشاورت شروع۔ بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں تحریک انصاف اور مولانا عبدالغفور حیدری کی زیر قیادت جے یو آئی فے کے وفود نے ملاقاتیں کی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں، الیکشن شیڈول اور حلقہ بندیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے آئینی مدت 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو ڈی لمیٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کا صرف کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ آپ کا صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں۔ جے یو آئی فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ 2018 کی تاریخ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ ہم آئین کے دائرے میں الیکشن چاہتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے یا جن صوبوں میں ان کو مزید اضافی سیٹیں ملنی چاہیے، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبہ اسمبلی کے۔ الیکشن کمیشن سے سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی وفد کے مطالبے پر انہیں مشاورت کے لیے مزید وقت دے دیا، جبکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کی گرفتاری کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کے شکووں پر مسکراتے رہے۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے بلوچستان میں حلقے بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر غور کیا گیا۔ کور کمیٹی نے کہا کہ امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ معاملے کو مزید التوا میں ڈالنے کی بجائے کل اسے نمٹائے گی اور سزا معطل کرے گی۔ اٹک جیل میں سابق وزیر اعظم کے بنیادی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ کور کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کی صدر سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے ملاقات سے انکار کی مذمت کی۔ کور کمیٹی نے انتخابات کے حوالے سے 90 روز کی آئینی مہلت سے تجاوز کو کسی بھی طور پر قبول نہ کرنے کا اعلان کیا۔ کہ الیکٹرک کے بلوں میں لگنے والے مختلف قسم کے ٹیکس کے شہریوں کا کچومر نکال دیا۔ زائد بلوں سے ہر کوئی پریشان ہے۔ اسی پر بات کریں گے کراچی سے اپنے نمائندے راشد صدیق سے۔ راشد، کہ الیکٹرک کے پہلے کارنامے تو ہم دیکھتے تھے، تاجروں کا پارا بھی ہائی رہا، لیکن یہ 2 یونٹ استعمال کرنے پر 7,000 سے زیادہ بل، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ٹیکسز نے عوام کا کچومر نکال دیا ہے، تو کراچی والوں نے ابتدا کر دی ہے ان ٹیکسز کے خلاف آواز اٹھا کر۔ یہ 2 یونٹ کا جو بل ہے، یہ بل جو ہے 2 یونٹ کا
₹32.50 है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ टैक्सीज हैं, इसके जो सोशल मीडिया पर ये 2 यूनिट का बिल जो गर्दिश कर रहा है, उसके अकब में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस लगाए गए हैं टैक्स की मद में वो ₹1294 हैं। इसके साथ साथ सेल टैक्स है, यूनिफॉर्म क्वार्टर पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की गई है 3 महीने की, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत तकरीबन जो है वो जिस सारिफ का ये बिल है उसने जो गुज़िश्ता 3 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी तकरीबन ₹1400 लगाए गए हैं। तो ये वो टैक्सेस हैं जो वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों पर लागू किए गए हैं, जो के इलेक्ट्रिक के ज़रिए वसूल किए जाते हैं। नेपरा से यहाँ पर एक सवाल बनता है जो तमाम तर मामलात को रेगुलेट करती है कि जो के इलेक्ट्रिक है कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने के लिए सबसे ज़्यादा बिजली वो नेशनल ग्रिड से हासिल करती है, जिसमें तकरीबन ये कहा जाता है कि 200 मेगावाट से ज़ायद बिजली ऐसी है जो बगैर मुआहदे के हासिल की जाती है। जबकि के इलेक्ट्रिक जब वफाकी हुकूमत से नेशनल ग्रिड से बिजली लेती है तो उन यूनिट्स पर भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर जो है वो आवाम से वसूल किए जाते हैं। ये एक टेक्निकल मामला है जिसको कई अरसे से जो है वो पॉइंट किया जाता है, लेकिन नेपरा जो है वो इस मामले पर हमेशा जब भी फ्यूल एडजस्टमेंट की के इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो उनकी सुनवाई होती है, उनकी हेयरिंग होती है, तो इस मामले को वो दबा दिया जाता है। ये एक ऐसा टेक्निकल मामला है, अगर इस मामले को हल किया जाए तो यकीनन सिर्फ कराची के सार्फिन को कुछ रिलीफ मिल सकता है, बसूरत दीगर जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो कि IMF से मुआहदे के बाद मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, उन टैक्सेस में इजाफा किया गया है, तो आवाम का रद्दमल जो है वो इसी तरीके से आता रहेगा। कराची का एक इलाका अब खड़ा हुआ है, कराची के यकीनन जो है वो इससे कराची के दीगर इलाके के लोगों को हौसला मिलेगा, और उसके बाद मुल्क के दीगर जो शहरों के लोग हैं जो कि बिजली के बिलों से सताए हुए हैं, तो यकीनन उनकी जानिब से भी इसी किस्म के जो है वो रद्दमल सामने आ सकते हैं। जी सही है, ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया राशिद। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, मीना बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। जवाद हसन की रिपोर्ट। सावन के बाद बादू की जड़ी। लाहौर में दोपहर के वक्त हवाओं के साथ काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और कई दिन से जारी हब्स में कमी आ गई। गुलबर्ग, लिबर्टी, मॉडल टाउन, समनाबाद, कोट लखपत, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया, जेल रोड और कैनाल रोड के तराफ समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई। मौसम सुहाना हुआ तो हब्स और गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया और ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हुए। आज भी अच्छी हवा चल रही है, बारिश हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अब ठीक है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ जवाद हसन, GNN लाहौर।